स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कि जब भाषा का शिक्षण करना है, भाषा बच्चों को सिखानी है, तो कौन कौन से सामान्य सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहले है स्वाभाविक विधि का प्रयोग। भाषा शिक्षण की स्वाभाविक विधि है, क्योंकि जब अपने बच्चों को भाषा सिखानी है तो वो स्वाभाविक रूप से उनको सिखानी चाहिए। जैसे कि पहले बच्चे श्रवण करेंगे, फिर अनुकरण करेंगे, ग्रहण करेंगे, फिर लेखन के कर्म को सीखेंगे। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में पहले सुनना, समझना, पढ़ना तथा फिर लिखना आता है और इनको ऐसे ही चलाना है। सुनने और समझने के अंतर्गत उच्चारण करना और बोलना एवं पढ़ने तथा लिखने के अंतर्गत अक्षरों की पहचान और ध्वनि को समझना शामिल है। प्रारंभिक कक्षाओं में जो अध्यापक है वो शुद्ध उच्चारण करे ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे ढंग से उच्चारण करना सीख लें। और जब जैसे ही अध्यापक जैसा उच्चारण करेगा वैसे ही बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद उसका उच्चारण करेंगे। ऐसा करने पर बड़ा होने पर बच्चे कम अशुद्धियाँ करते हैं। इसी प्रकार पढ़ने पर भी अशुद्धियाँ न होंगी तो बालक उसी तरह अनुसरण करेगा। अध्यापकों को इस दिशा में बड़ी सचेतता से काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को इस कर्म से अलावा इसको पहले लेखन का सिखाएंगे या फिर अनुकरण का, ये सारा फिर गलत हो जाएगा। आगे है अभ्यास की आवश्यकता। भाषा कला के समान है। हमने कोई भी काम सीखना उसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो भाषा है इसको सिखाने के लिए भी अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी बच्चे ने तैराकी में प्रवीणता लेकर आनी है तो वो समय अभ्यास करेगा, अपने आप अभ्यास करेगा। अगर उसने कोई पुस्तक पढ़ ली कि तैराकी के यह सिद्धांत हैं, ऐसे ऐसे तैराकी करनी है, तो ऐसे बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए भाषा सीखने के लिए भी अभ्यास बहुत ज़रूरी है। शिक्षार्थी के अभ्यास के साथ साथ शिक्षक के संपूर्ण सहयोग की भी आवश्यकता होती है। उसे भाषा सिखाने के लिए प्रतिदिन उच्चारण ठीक करवाने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर शिक्षार्थी भी अभ्यास कार्य की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। क्या वह शिक्षक के सामने मुंह बंद कर बैठा रह सकता है? नहीं। इस तरह से दोनों को ही धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, अध्यापक को भी और शिक्षार्थी को भी, धैर्य भी और परिश्रम भी। भाषा में सिर्फ उच्चारण ही नहीं, और भी बहुत से उपविषय जैसे कि व्याकरण, रचना, बोलचाल कार्य, शब्दावली पठन, कविता, गद्य तथा नाटक आदि होते हैं। सभी विधाओं को समझने की कोशिश के लिए काम करने की तत्परता तथा सीखने के लिए सहनशीलता का होना बहुत आवश्यक है। आगे है बोलचाल का सिद्धांत। भाषा सिखाने के लिए कक्षा में शिक्षक का कार्य विद्यार्थी के अधिक अर्थपूर्ण बोलने की क्रिया से है। जैसे अध्यापक बोलता है, शब्दों का उच्चारण करता है, वैसे ही बच्चा सीखता है। उसके बाद पहले अध्यापक बोलता है, फिर बच्चा बोलता है। बोलने के लिए एकाग्रता से सुनना आवश्यक है। अगर बच्चा एकाग्रता से सुनेगा तभी उसे पता चलेगा कि अध्यापक ने क्या बोला है, शब्द का उच्चारण कैसे किया है, क्योंकि भाषा का आरंभ ही कान और जुबान से हुआ है। कान से सुनेंगे, फिर हम जुबान से वही शब्द बोलेंगे। लिपि तो बाद में आई है। धीरे धीरे कान से सुने गए शब्द मस्तिष्क में छपकर ज्यों के त्यों जुबान पर आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब बालक को भाषा सिखाई जाए तो उसके लिए आवश्यक अंग सुनने और बोलने पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कक्षा में क्रियाशीलता बनाकर रखनी चाहिए ताकि जो बच्चे ने वो अच्छे ढंग से सुने। बच्चों को हमने मौका देना है, अवसर प्रदान करने हैं। कठिन शब्दों के अर्थ पूछने चाहिए। यदि छात्रों को पता न हो तो अध्यापक समय बताए। प्रयोगात्मक व्याकरण की जांच करें, कविता कंठस्थ करवाएं, वार्तालाप को बढ़ावा दें। वार्तालाप ज़रूरी है। अगर बच्चे आपस में बात करते हैं, अध्यापक के साथ बात करते हैं, तो ये बोलचाल का सिद्धांत अच्छे ढंग से वहाँ पे लागू होगा। रचनात्मक कार्य सामान्य विधि से करवाएं। मौखिक परीक्षाएं भी ली जा सकती है। अब बोलचाल के कुछ लाभ भी हैं। इस माध्यम से भाषा शीघ्रता से सीख ली जाती है। समय व शक्ति का भी कम व्यय होता है। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के सामान्य व साहित्यिक दोनों ही रूप सीखे जा सकते हैं।
बोलचाल में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनकी ध्यान केंद्रितता भंग नहीं होती। उन्हें यह रहता है कि अध्यापक ना जाने कब कहाँ से कोई प्रश्न पूछ ले, वह पूछे जाने पर सही उत्तर दे पाए, इसलिए वो सुचेत रहते हैं। बोलचाल में रोचकता बनी रहती है। देखो, जब अध्यापक बच्चों के साथ बात करता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो वहाँ पे क्लास में, जमात में रोचकता बनी रहती है। छात्र उत्सुक रहते हैं और पाठ के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। विद्यार्थी बोलचाल में जितने सक्रिय होंगे, पाठ भी उतना ही अधिक सफल होगा। बोलचाल से बच्चे अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करते हैं। वह कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर सुझाव भी देते हैं। बोलचाल से ज्ञान का स्थायित्व मिलता है। जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। ज्ञान मन मस्तिष्क में छप जाता है। बोलचाल आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे इस पर अभ्यासरत होता हुआ बच्चा परिपक्वता ग्रहण करता है। आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषा एक कला है जो कि क्रियाशीलता द्वारा सीखी जाती है। जितना बच्चा क्रियाशील रहेगा, उतने ही अच्छे ढंग से वो भाषा को सीख पाएगा। अभ्यास इसे और भी प्रखर बना देता है। इसे मात्र सैद्धांतिक पक्ष को जान लेने भर से ही नहीं सीखा जा सकता कि हमने इसके सिद्धांत हैं जो वो उनके बारे में हमें पूरा ज्ञान है, नहीं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो अध्यापक उसे न सिर्फ केवल शुद्ध उच्चारण ही करके दिखाएगा, अपितु उसके सामने उसे शब्द को शुद्ध रूप में लिखने तथा बार बार उच्चारण करने के लिए भी कहेगा। इसके साथ जो बच्चा है वो अनुकरण द्वारा शुद्ध उच्चारण सीख पाएगा। जब अध्यापक यत्न करेगा तो बच्चा भी सीखेगा। अध्यापक का कार्य भी इतिश्री केवल शुद्ध उच्चारण बता देने भर से नहीं हो जाती, बल्कि उससे उसका अभ्यास करवाना भी अपेक्षित होता है। कर्म एवं अनुपात का सिद्धांत। भाषा सीखने के लिए इसके स्वाभाविक कर्म को ही आधार बनाना चाहिए। इस सिद्धांत की रचना भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ही सामने रखकर की गई है। कर्म निम्न प्रकार से है। पहले क्या है? दूसरों के द्वारा कही गई बातों को समझना। हम समझेगा कैसे? पहले सुनेगा, फिर उसके अर्थ ग्रहण करना। समय अपनी बात दूसरों से कहना। इट मीन्स के बोलकर अपने विचार व्यक्त करना तथा विचारों का भली प्रकार से संप्रेषण करना। भाषा के लिखित रूप का वाचन तथा उसे आत्मसात कर सकना, कि वाचन जा पढ़ना। लिखित रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, यह है लेखन। अब इस कर्म एवं अनुपात को ध्यान में रखना है। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर वाचन करना और फिर लेखन। अध्यापक किस बात का अत्यधिक ध्यान रखे? कौन सी ऐसी बात है जिसको अध्यापक ने ध्यान में रखना है? प्रथम क्या है कि अध्यापक समय बोले जिससे कि विद्यार्थी उसे समझने लगे कि अध्यापक ने खुद पहले बोलना है। द्वितीय, विद्यार्थी समय भी अनुकरण करते हुए बोलने का अभ्यास करे। तृतीय, पुस्तक वाचन तथा आवश्यक व्याकरण आदि का ज्ञान करवाया जाए। चतुर्थ क्या है? रचना आदि के द्वारा शुद्ध अभिव्यक्ति की तैयारी। आगे सिद्धांत है रोचकता का। यह सिद्धांत भी मनोविज्ञान के सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि विद्यार्थी किसी भी ज्ञानोपार्जन में तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके मन में विषय के प्रति स्वाभाविक रुचि ना हो। रुचि कब लेगा? जब हम रोचकता बढ़ाएंगे। रुचि के साथ किया गया कार्य न केवल सफल होता है, अपितु उसे करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का भी अनुभव नहीं होता। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव ही हैं कुछ। पहला है, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। पाठ आरंभ करने से पहले जो अध्यापक है बच्चों के पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ जो प्रश्न है वो पूछ सकता है, जिसके साथ बच्चों की पाठ में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी पिछली घंटियों में न जाने कितने विषय पढ़ चुके हैं, इसलिए रुचि बढ़ानी जरूरी है। यथास्थान दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार विद्यार्थी पाठ को अधिक ध्यान से सुनते हैं।
पाठ विकसित करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की जो एकाग्रता है वो बनी रहती है। पाठ में समवाय विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे पाठ का संबंध छात्रों के जीवन, वातावरण, परिचित वस्तुओं एवं घटनाओं से उपस्थित करने पर वह रुचि लेंगे। नीरस पाठों को उचित प्रसंगों के से सरल बनाया जा सकता है। जो नीरस हैं, बोरिंग पाठ हैं, जटिल हैं, उनको हम सरल बनाकर पढ़ाएं। पाठ को मनोवैज्ञानिक विधि से करवाया जाना चाहिए। उनकी मनस्थिति को समझकर करवाया गया पाठ आवश्यक ही समय को नष्ट नहीं करता। विद्यार्थी भी पाठ को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। व्याकरण जैसे जटिल पाठों को समझाने के लिए पाठ को सदैव उदाहरण से ही शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ प्रयोगात्मक व्याकरण पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। सह शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन जैसे कि भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ, समारोह आदि से विद्यार्थी भी सक्रिय रहते हैं और उनमें उत्साह बना रहता है। इसलिए जो क्रियाएं हैं अलग अलग, उनको करवाया जाना चाहिए। अच्छा पढ़ने वालों को उत्साहित करना चाहिए, जिसके लिए उनकी प्रशंसा तथा पारितोषिक का सहारा लिया जा सकता है। परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को मासिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र दे सकते हैं। विद्यार्थियों से अध्यापक का जो व्यवहार है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। यह ना हो कि छात्र अध्यापक से हमेशा डरते ही रहें और अगर उनके मन में कोई भी शंका है वो अध्यापक के साथ शेयर ना कर सकें, उनसे कुछ पूछ ना सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता। कक्षा में सभी विद्यार्थी समान स्तर के नहीं होते, सभी विद्यार्थी अलग अलग होते हैं। उनकी असमानता में कई पहलू जैसे कि बुद्धिमत्ता, क्षेत्र का प्रभाव, परिवार का प्रभाव शामिल होते हैं। ये सभी जो कारक हैं वो उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसे माहौल से बच्चा आएगा वैसा ही सीखेगा। उसी तरह विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की असमानताएं भी होती हैं। किसी को उच्चारण की समस्या होती है तो किसी बच्चे को लिखने में होती है। कुछ की लिखाई मंदता होती है, कोई केवल उच्च स्वर में ही पढ़ता है, मौन वाचन नहीं करता, तो किसी का रचना कार्य दुर्बल होता है। इस प्रकार बहुत सी भाषा संबंधी जो कठिनाइयाँ वो हो सकती हैं। इसके लिए जो अध्यापक है उसको प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। आगे है बहुमुखी प्रयास। भाषा शिक्षण में बहुत से पहलू होते हैं, जिनमें कौशल, ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, रचनात्मक कार्य, शब्दावली इत्यादि पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अर्थात पाठ पढ़ाते समय भाषा के प्रत्येक अंग को विकसित करने की आवश्यकता होती है। तभी जो बच्चा है वो अच्छे ढंग से भाषा को सीख पाएगा। जब शिक्षक इसके लिए प्रयास करता है तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रयास हैं। पहला है वाचन पर ध्यान देने की आवश्यकता। दूसरा है शब्दावली में अभिवृद्धि करना, क्योंकि अगर बच्चों के पास ज़्यादा शब्दावली होगी, ज़्यादा शब्द होंगे उनके पास बोलने के लिए, तो वो अच्छे ढंग से भाषण भी दे सकते हैं और भी जो हमने उनको कुछ सिखाना है, नए नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है प्रयोगात्मक व्याकरण पर बल देना, कि व्याकरण का हमने उनको प्रयोग करना सिखाना कि कैसे करना है, प्रैक्टिकली सिखाना उनको। विद्यार्थी के शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने सिखाना, कि बच्चा शुद्ध रूप से बोले भी और लिखे भी, ये भी सिखाना है। मौखिक अभिव्यक्ति पर ध्यान देना। आगे है तकनीकी विधि। आज शिक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो तकनीकी विधि है वो बहुत ही विकसित हो चुकी है। यह भी मनोवैज्ञानिक उपचारिक शिक्षण विधि है। इसमें हम टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, ग्रामोफोन, कंप्यूटर, सीडी प्लेयर, इनको प्रयोग में ला सकते हैं। कई बार शिक्षक के डर से, संकोचवश, जाहीन भावना से ग्रस्त जो बच्चे हैं वो शुद्ध नहीं बोल पाते। वे अपनी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए शिक्षक की सहायता लेने से भी झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम अध्यापक से पूछने के लिए जाएंगे तो अध्यापक हमें डांटेगा कि पहले आपने क्यों नहीं सुना जब मैं कक्षा में पढ़ा रहा था। टेप रिकॉर्डर से विद्यार्थी के उच्चारण को
टेप करके और उन्हें सुनवाकर छात्रों को उनकी अशुद्धियों की जो जानकारी है वो दी जाती है। अशुद्ध उच्चारण के कारण व्यक्तिगत विकास भी नहीं हो पाता और इनका मनोवैज्ञानिक ढंग से निराकरण भी संभव है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल अंत में कि हम क्या कह सकते हैं। भाषा शिक्षण के विभिन्न जो सामान्य सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। छात्रों की योग्यताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर बनाई गई जो शिक्षण योजना है वो ही सफल होती है, क्योंकि पढ़ाना किनको है, बच्चों को, समझाना किनको है, बच्चों को। इसलिए उनको ध्यान में रखकर ही जो शिक्षण योजना है वो बनाई जानी चाहिए। इसकी विशिष्टताओं को भाषा शिक्षण के ध्यान में रखना चाहिए। भाषा शिक्षण में भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।